नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। जनता मांगे जवाब में आज बात करेंगे सीटों के गुणा भाग की और 400 पर बात की। पीएम मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 370 और एनडीए को 400 पार सीट जिताने का टारगेट सेट किया है। पीएम मोदी ने 2024 में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने का विश्वास जताते हुए कहा कि देश बीजेपी को 370 सीटें अवश्य देगा और एनडीए का आंकड़ा 400 के पार रहेगा। उन्होंने कहा कि तीसरा कार्यकाल बड़े फैसलों के लिए होगा और अगले 1000 वर्षों के लिए एक मजबूत नींव रखने का कार्यकाल होगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 282 सीटें जीती थी, जबकि एनडीए का आंकड़ा 336 का था और उसके बाद 2019 के चुनाव में बीजेपी को 303 सीटें मिली थी, तो एनडीए गठबंधन का आंकड़ा 350 पार था। पीएम मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के लिए 370 सीट और एनडीए के लिए 400 पार सीटों का लक्ष्य रखा है। टारगेट को हासिल करने के लिए बीजेपी को 2019 की तुलना में इस बार 67 सीटें ज्यादा जीतनी होंगी। एनडीए को भी अपना आंकड़ा पिछली बार के मुकाबले बढ़ाना होगा। उत्तर भारत के हिंदी भाषी राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 193 सीटें हैं। इन राज्यों में फिलहाल 177 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और बीजेपी के लिए चुनौती है कि इन राज्यों में अपनी सीट न सिर्फ बरकरार रखें बल्कि इसकी संख्या में इजाफा भी करें। उत्तर भारत के इन 11 राज्यों में बीजेपी की सीटों की बहुत ज्यादा बढ़ने की गुंजाइश नहीं दिख रही है। महाराष्ट्र, बंगाल, असम, गुजरात और कर्नाटक में 2019 चुनाव वाले प्रदर्शन को 2024 के चुनाव में दोहराना होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी को 18, महाराष्ट्र में 23, कर्नाटक में 25 और गुजरात की सभी 26 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2024 चुनाव में बीजेपी के लिए फायदे की उम्मीद दक्षिण भारत के राज्यों में हो सकती है, लेकिन दक्षिण में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के अलावा पुडुचेरी और लक्षद्वीप की 131 सीटों में से बीजेपी जो है वो 2019 में महज 30 सीटें ही जीत सकी थी और इसलिए दक्षिण भारत के इन राज्यों में बीजेपी के पास खोने के लिए तो कुछ नहीं है बल्कि इजाफा करने की है। लेकिन ये सपना कैसे साकार होगा? जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। 400 का चौसर, मोदी का असर। पूरा देश कह रहा है अब की बार, खड़गे जी भी कह रहे हैं। तो पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी 2014 और 2019 की चुनावी जंग फतह करने के बाद अब 24 में उतरने जा रही है। कश्मीर, बिहार तक उत्तर भारत के इन राज्यों में 245 सीटें आती हैं, जिनमें पंजाब छोड़कर बाकी राज्यों में बीजेपी बेहतर स्थिति में है। इसके बावजूद उत्तर भारत के राज्यों की सभी सीटें यानी 245 सीटों पर जीतना आसान नहीं होगा, लेकिन 2019 की तुलना में उसकी सीटें बढ़ सकती हैं। इन सबके बीच पीएम मोदी का जादू भले ही उत्तर के राज्यों में लोगों के सिर चढ़कर बोलता हो, लेकिन दक्षिण में अभी भी फीका ही है। ऐसे में बिना दक्षिण फतह के 400 का सपना कैसे साकार होगा, ये एक बड़ा सवाल है। एनडीए के 400 पार के आंकड़े पार करने के लिए दक्षिण के तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जीत दर्ज करनी होगी। इन राज्यों में कुल 104 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के पास सिर्फ 4 सीट है जो तेलंगाना में मिली थी। कर्नाटक में बीजेपी ने जेडीएस से गठबंधन करके राज्य की 29 सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए पहले से ही तैयारी कर रखी है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बीजेपी ने एक बार फिर टीडीपी और पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के साथ गठबंधन कर रखा है। आंध्र प्रदेश में खाता खोलने की चुनौती है, तो तेलंगाना में बीजेपी को अपनी 4 सीट को बढ़ाकर 6 से 8 करना होगा। केरल और तमिलनाडु में बीजेपी लगातार मशक्कत कर रही है। लोकसभा चुनाव से पहले एक्टर थलापति विजय ने तमिलनाडु में राजनीतिक पार्टी लॉन्च की है, जिसका नाम तमिझका वेत्री कड़गम रखा गया है। बीजेपी की नजर दक्षिण के फिल्मी स्टार्स पर भी है, जिसके जरिए मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरने की है। केरल में पिछले दिनों पीएम मोदी ने एक्टर राजनेता सुरेश गोपी की बेटी की शादी में शिरकत की थी और वर वधू को आशीर्वाद दिया था। सुरेश गोपी को बीजेपी केरल से चुनावी मैदान में उतार सकती है और इस तरह बीजेपी दक्षिण के राज्यों में 8-8 और 10-10 सीटें जीतने में कामयाब हो सकती है, तो फिर लक्ष्य को आसानी से भी हासिल कर लेगी। गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान की अधिकतम सीटें बीजेपी के पास पहले से हैं। बिहार में जेडीयू को फिर से साथ लिया है और इसके बाद 2019 की तरह क्लीन स्विप
हो सकता है। ऐसे में बीजेपी के पास जिन राज्यों में सीटें बढ़ाने का मौका है, उसी आधार पर 400 पार का आंकड़ा हासिल हो सकता है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी गठबंधन ने 2019 में 80 लोकसभा सीट में से 64 सीटें जीतने में वो कामयाब रहे और 16 सीटों पर हार मिली। 2024 में सपा और बसपा के यूपी में अलग अलग चुनाव लड़ने का फायदा बीजेपी को मिल सकता है। 2014 में इसी तरह की स्थिति थी, तब बीजेपी ने 71 सीटें जीती थी और 2 सीटें उसके सहयोगी को मिली थी। फिर से वैसे ही नतीजे की उम्मीद बीजेपी ने लगा रखी है और अब कुनबा भी उनका जो है वो बढ़ा लिया है। इस तरह बीजेपी को यूपी से 8 से 10 सीटों का इजाफा हो सकता है। बीजेपी पहली बार पंजाब में अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी और सभी सीट पर चुनाव लड़ेगी। पंजाब की 13 सीटों में से बीजेपी ने 4 से 5 सीटें जीतने का प्लान बनाया है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में बीजेपी 11 सीट पर काबिज है और 2024 में उसे बढ़ाने की कवायद में है। माना यह भी जा रहा है कि बीजेपी अपनी सीटें 11 से बढ़ाकर 12 और 13 तक ले जा सकती है। महाराष्ट्र में सियासी बदलाव के बाद बीजेपी को अपनी सीटें बढ़ने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में बीजेपी एनसीपी अजीत पवार गुट और शिवसेना शिंदे गुट के साथ मिलकर चुनाव में उतरेगी। 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में बीजेपी को सहयोगियों के साथ सीटें शेयर करनी होंगी, जिसमें पिछली बार से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ेगी। गोवा में 2 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के पास 1 सीट है जो बढ़कर 2 हो सकती है। बीजेपी के आगे चुनौती पूर्वोत्तर के साथ साथ ओडिशा और बंगाल में भी अपने चुनावी नतीजों को बरकरार रखने की नहीं, बल्कि उसे बढ़ाने की ही होगी। बीजेपी 2019 में ओडिशा की 21 में से 8 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन इस बार पार्टी की कोशिश उसे बढ़ाकर 10 से 12 तक ले जाने की है। पीएम मोदी ने इस दिशा में अपने दौरे भी ओडिशा में शुरू किए हैं। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 2019 में 18 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। उधर पूर्वोत्तर राज्य में भी बीजेपी के लिए विस्तार की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन नवीन पटनायक और ममता बनर्जी की छवि के सामने ज्यादा उम्मीद करना आसान भी नहीं है। 400 पार के सपने पूरे करने के लिए बीजेपी को बंगाल और उड़ीसा में अपनी सीटों को इजाफा करना होगा। पूर्वोत्तर के राज्यों की कुल 25 लोकसभा सीटों में से अभी तक बीजेपी 11 पर ही काबिज है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों के चलते सिर्फ आसाम में ही बढ़ने की उसकी उम्मीद है। असम में कुल 14 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के पास 9 सीटें हैं, जहां से 3 से 4 सीटें बढ़ सकती हैं और बीजेपी की कोशिश असम में अपनी 9 सीटों को बढ़ाकर 12 तक ले जाना होगा। अरुणाचल से लेकर मेघालय और त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर की सभी 25 सीटों को बीजेपी गठबंधन अपने पास रखने की जुगत में है। कुल मिलाकर वोटों के इजाफे से होगा सीटों का मुनाफा। बीजेपी की कोशिश 2024 के चुनाव में अपने वोट फीसदी को बढ़ाने की है। 2019 में भी बीजेपी को 37% वोट मिले थे, जिसके चलते 303 सीटें उसे मिली थी और 2024 के चुनाव में अपने वोट परसेंटेज को बढ़ाकर 47% तक ले जाने में वो सफल हो जाती है, तो फिर उसका आंकड़ा 370 सीट तक पहुंच सकता है और एनडीए 400 पार हो सकती है। लेकिन उसके लिए उत्तर भारत में अपनी सीटों को बरकरार रखते हुए दक्षिण के राज्यों में भी सीटों का इजाफा करना होगा, क्योंकि दक्षिण भारत की 131 सीटों में से बीजेपी अगर 60 से 70 सीटें जीतने में कामयाब हो जाती है, तभी जाकर पीएम मोदी के 400 पार का सपना साकार हो सकता है। जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। 400 का चौसर, मोदी का असर, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो सुन लेते हैं। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। चुनाव होने की पहले मोदी जी को कैसे पता लगता है कि 370 आ जाएगी? तो दिखाते हैं कि 370 धरा हटाई, इसका मतलब 370 उनको तोहफा मिलेगी। लेकिन इस तरीके की दावे के साथ कोई बात अगर कहे, इसके मतलब अंदर में कुछ छुपे हुए राज है, जो राज ईवीएम में भी छुपाए गए हैं। मुझे लगता है पहले तो हम सोचते थे कि हाँ या ना, लेकिन जिस दावे के साथ तो कहते हैं उसमें लगता है कि ईवीएम में मोदी जी की कोई हाथ चलेगी। देखिए, वो तो अपना अपना हरियाणा में इन्होंने स्लोगन दिया था 75 पार का, हवा निकल गई, 40 पे आ गए, तो आधे पे आ गए। हरियाणा में बैसाखी की जरूरत पड़ी, गठबंधन सरकार बनानी पड़ी बाद में, तो स्लोगन तो दे सकते हैं।
तो देखिए 400 पार की जो बात हो रही है वाकई में सिर्फ एक स्लोगन है या इसे कैसे करना है? पूरी रिपोर्ट में जो सीटों के आंकड़े हैं ये दर्शाते हैं कि कोशिश बहुत सारी करनी है, इतना आसान नहीं होगा। आसान इस तरह से हो सकता है कि जहां जहां वर्तमान में स्थिति आपकी अच्छी है आप बिल्कुल उसको भुना सकते हैं, गेन कर सकते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि साउथ में आप चले जाइए, पूर्वोत्तर में भी कुछ जगह आप चले जाइए तो इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि 370 और फिर उसके बाद 400, मतलब आप ये आंकड़ा जो है ये वाकई में बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ऐसे में दूसरी तरफ आपका गठबंधन भी है, तो क्या गठबंधन पूरी तरह से खाली हो जाएगा? क्या गठबंधन का कोई पकड़ नहीं है? तो बहुत सारी चीजें हैं जो सिर्फ कहने में अलग लगती हैं, लेकिन जब धरातल पर देखते हैं ना, और जब ये चीजों को देखते हैं, जब वोटिंग होती है, जब मुद्दे सामने आते हैं, तो बहुत सारी चीजों पर बात खुलकर सामने आती है। खैर, अब क्योंकि इतना बड़ा एक बोली गई है बात, तो उसको पूरा कैसे करेंगे और ये कैसे सफल होगा, गठबंधन की क्या पूरी तैयारियां इसको लेकर हैं, उनकी क्या स्ट्रेटजी है सीटों को लेकर, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए नवीन मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। नवीन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कार्तिकेय सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। कार्तिकेय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार अरविंद खोखर जी हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं डॉक्टर हेमंत भाई गोयल। हेमंत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए यश भारती जी हमारे साथ जुड़े हैं। यश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए परमिंदर कौर हमारे साथ जुड़ी हैं। परमिंदर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले नवीन जी आपसे ही करूंगी, और पहला ही सवाल ये है, अब की बार 400 पार, सर कैसे? देखिए राखी जी, चुनौती को आपको संघर्ष के साथ में आगे बढ़ाना होगा। जब 2014 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की फील गुड के नाम पे सरकार हमारी चली गई थी, तो बड़ा देश की अपोजिशन जो उस समय की मनमोहन सिंह की सरकार थी, 10 साल उन्होंने सरकार चलाई। बड़ा बीजेपी के बारे में उन्होंने पूरे देश के अंदर में बड़ी एक विचित्र ढंग की चर्चा बीजेपी की हुई। 2014 में जब हम आए तो लोगों ने कहा कि एक हास्यास्पद चीज है, क्योंकि मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सरकार भ्रष्टाचार में इतनी लेप्त हो चुकी थी कि पूरा देश तबाह हो गया। और 14 में जिस ढंग से हमने रिजल्ट दिया, उसके बाद हमारे काम के आधार पे हमने 19 पे जिस ढंग से रिजल्ट दिया, मुझे नहीं लगता है कि 2024 के इलेक्शन में प्रधानमंत्री जी ने जो 400 कहा है वो 400 प्लस सीट हम लेकर के जाएंगे। और राखी जी एक चीज क्यों नहीं समझते कि 2019 में बीजेपी ने 303 सीट और इंडिया की 350 सीट थी। हमको 60 से लेकर 70 के बीच में ही तो सीट जीतनी है। इस बार रामलला की कृपा से हम साउथ इंडिया के अंदर भी, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, पांडिचेरी हो, केरला हो, आंध्रा हो, उस इलाके में वहां पर हमारी जीत होनी है। और सबसे बड़ी बात है कि अपोजिशन की जितनी पार्टियां हैं, हम तो चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, आप हो, ममता जी की तृणमूल कांग्रेस हो, राहुल गांधी जी की कांग्रेस हो, ये सब लोग एक साथ होकर मजबूत से जनता के बीच में जाएं, जनता की सेवा करें। केवल सेवा के नाम पे कह के मोदी जी को गाली देना और बीजेपी को बदनाम करना, इस सब चीज से देश अब उब चुकी है। अब इस सबसे कोई फायदा नहीं है। और राखी जी, मैं आपको बता दूं, जितने मेरे मित्र और आदरणीय पत्रकार महोदय सीनियर साहब बैठे हैं स्क्रीन पे, कोई भी बच्चा जब 1 साल पढ़ता है तो 1 साल के पढ़ाई के बाद जब वो एग्जाम देता है ना, तो एग्जाम के बाद अपने रिजल्ट के प्रति वो उसकी पढ़ाई में वो कितना उसने पढ़ाई किया उसके बाद आशावान रहता है। 5 साल हमने देश के गरीब गुरबा से लेकर साउथ से लेकर के उत्तर भारत तक, चाहे आंध्रा तमिलनाडु हो, चाहे कश्मीर का मामला हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम हो, हमने देश के 140 करोड़ आम नागरिकों के सेवा में पूरी ताकत अपनी सरकार के साथ, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हमने लगा दिया है। तो अब एग्जाम में रिजल्ट की बारी है। हम आशान्वित नहीं, हम पूर्ण रूप से आशान्वित हैं कि हम 400 प्लस सीट लेकर के जाएंगे देश में, और देश में एक मजबूत सरकार देंगे। और आजादी के 80 साल, समझिए 78 साल के बाद, 80 साल के बाद में 24 के बाद जो सरकार हमारी बनेगी 24 में, हम कुछ ऐसे फैसले लेंगे जो हिंदुस्तान के इतिहास को नया आयाम देगा। ठीक है, चलिए नवीन जी, एक बात आपने जो बोली 60 से 70 सीटों की बात है, 60 से 70 सीटों की ही तो बस बात है, लेकिन ये चुनौती भी बहुत ज़्यादा है। और इसलिए क्योंकि मैंने इस पूरी रिपोर्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा भी, समझा भी। देखिए, सीटों का जहाँ तक एक कहते हैं ना समीकरण जो होते हैं, प्रत्याशी बहुत महत्वपूर्ण होंगे। देखिए कहाँ किसकी क्या चीज़ें बन रही हैं वो भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा। साउथ तो बहुत बड़ा एक चैलेंज है
भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो भले ही कोशिश हो सकती है। और प्रभु राम का आपने कहा इस बार तो आशीर्वाद मिला है, तो क्या बाकी गठबंधन के लोगों को नहीं मिला? आप ऐसा कहना चाह रहे थे? उनको भी तो कुछ मिला ही होगा, वो भी अपनी सीटें बढ़ाने की सोच ही रहे होंगे। ऐसा तो नहीं है कि प्रभु श्री राम इनसे नाराज हो गए होंगे तो इनकी सीटें नहीं बढ़ेंगी। राम लला का आशीर्वाद हिंदुस्तान में रहने वाले 140 करोड़ के साथ साथ दुनिया में रहने वाले जो सनातनी या दुनिया में रहने वाले जो भारतीय सबको मिला है। और राम लला से हम लोग ने यही प्रार्थना किया है कि जो भी भारतीय दुनिया के किसी भी कोने में हो, उनके परिवार में समृद्धि हो, उनके परिवार में शांति समृद्धि हो, माता पिता का सम्मान बढ़े, गुरुजनों का सम्मान बढ़े, भारत माता का सम्मान बढ़े। और हम तो ऑपोजिशन का हर पॉलिटिकल पार्टी के परिवार के लिए कामना करते हैं कि लोग स्वस्थ रहे, उत्तम रहे, सब चीज के लिए। ऐसा नहीं इस बार इनकी सीटें भी बढ़े, ऐसी भी कामना प्रभु श्री राम से। विश्वास है, राखी जी हमने काम किया है देश में, नवीन जी हमने देश के एक बड़ी आबादी को। चलिए मैं वापस आऊंगी, नवीन जी वापस आऊंगी। कार्तिकेय जी 400 पार, मुझे लगता है ये ठीक है, बीजेपी का एक कॉन्फिडेंस हो सकता है और बड़ी एक कॉन्फिडेंस के साथ बहुत सारी बातों को कह रहे हैं, लेकिन ओवरऑल पूरे देश की बात करूं मैं, लोकसभा सीटों की बात करूं मैं, इस गठबंधन को लेकर जितनी चर्चाएं चल रही हैं, क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती इस 400 पार को देगा? राखी जी आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये मानता हूँ, जब मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी को सुना है और जिस तरीके से सांसद पीछे से जो बोल रहे थे उस बातों को रिपीट कर रहे थे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको नैतिकता का आप में इतनी कमी हो जाती है कि आपको पता ही नहीं होता कि आप धन्यवाद भाषण मतलब प्रस्ताव दे रहे हो या चुनावी रैली में बोल रहे हो। और मुझे लगता है राखी जी पर्सनली कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, प्रवक्ता, नेता बड़े भोले हैं। जो आदमी 14 में देश को क्या क्या वादे करके आया था वो पूरे नहीं कर पाए, फिर 19 में वादे नहीं कर पाए, फिर 2014 में कहा कि मुझे 5 साल दीजिए, फिर 2022 में बताया कि ये चीजें हो जाएंगी, 2022 में 2024 में आ गए, अब 2024 दूसरी को 2047 में पहुंच गए, तो वो 400 के लिए नारे लगवा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो इनका किसी प्रदेश में चुनाव होता है यही नारे लगा देते हैं। गुजरात में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, कर्नाटक में नारे लगाने में कोई कमी थोड़ी ना है। जिस चीज के लिए जानी जाती है भारतीय जनता पार्टी वो यही है कि आपको सिर्फ और सिर्फ नारे लगाने और चुनावी जुमलों का खेल खेल देना है। वहां पे वास्तविकता से कोसों दूर रहना है आपको। अभी मेरे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि तमाम जो पार्टी है, ये पार्टियां वो अरे खुद आपके पास 38 पार्टियां हैं भाई, इसमें से 25 पार्टियों के पास एक भी सांसद नहीं है। 38 पार्टियां लेकर खुद लड़ रहे हैं, अकेला कहने वाला 38 पार्टियों में लेकर के चल रहा है और बातें इतनी बड़ी बड़ी हम 400 पार कर देंगे। अरे 400 कहाँ से पार करेंगे भाई? आप जो मुद्दे हैं बेसिक, राखी जी मैं कह रहा हूँ ये विपक्ष और इंडिया का गठबंधन की बात नहीं है। और ये कल मोदी जी ने एक बात बोली थी, वो मुझे मैं बड़ी बात मैंने ध्यान से सुना, उन्होंने कहा कि मुझे मजबूत विपक्ष चाहिए। अरे विपक्ष मजबूत ही है, आप बहुत कमजोर हैं। इतना कमजोर पक्ष नहीं देखा है कि जो चर्चा करने को संसद में तैयार ना हो, जिसको माइक बंद करना पड़े, जिस सरकार को संसद में कैमरा चेंज करना पड़ जाए, टॉपिक पे आना ही ना पड़े, जो चुनाव के रैलियों में बोल रहे हो वही आपको संसद के अंदर बोलना पड़ रहा है, किसी बात का जवाब नहीं दे सकते, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। तो सबसे कमजोर पक्ष है, सबसे मजबूत पक्ष है इस समय। और मेरे भाजपा के प्रवक्ता ने एक बच्चे को उदाहरण दिया। तो राखी जी क्या होता है ना, कुछ बच्चे हमारे समाज और मोहल्ले में भी होते हैं जिनका परिवार भी उन्हीं सब कुछ करने को तैयार होता है, फिर उनके स्कूल का प्रिंसिपल भी उन्हीं के हिसाब से पेपर बना देगा, टीचर चेक करने वाला भी उन्हीं के हिसाब से होगा। तब भी बच्चे को कहो कि बच्चा थोड़ा सा रिजल्ट का परफॉर्मेंस से दिखा लो, बच्चा वो नहीं दिखाएगा, वो बैग के अंदर ही छुपा के रखता है, तो दिखाने की कुछ होता ही नहीं है। बच्चा लगातार फेल होता हुआ आ रहा होता है। तो यही जो बच्चा वर्तमान जिसके लिए बात कर रहे थे उसके संदर्भ में यही है कि बच्चे ने क्या परिणाम दिए उस पर बात नहीं होगी, लेकिन बच्चे के स्कूल के टीचर, प्रिंसिपल, समाज की फैमिली, सब बच्चे ने बहुत अच्छा किया, बच्चे ने बहुत अच्छा किया, बच्चा भी मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मेरे 100 में 100, मेरे 100 में 100। अरे भैया पेपर तो दे लो, पेपर हो जाएगा तब बता देना, बहुत अच्छी बात है। फिर उससे और लंबी लंबी बातें सोचो, आपको कोई मना नहीं कर रहा है। कई बार क्या होता है राखी जी, जो अंतिम समय हो रहा होता है किसी का, मतलब जो सत्ता से दखल हो रहे होते हैं, तो सत्ता का लोभ नहीं छूट रहा होता है, तो उसमें हो सकता है कि आपसे ऐसी भाषा का उपयोग हो जाए, इस तरीके से आप मन गढ़ंत जो भी मन में है बोल सकते हो। तो अच्छा है, मुखालफे में है तो अच्छी बात है, दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है, गाली इसी तरीके से दिल बहलाते रहें। ठीक है, चलिए नवीन जी आऊंगी, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, आ रही हूँ। अरविंद जी, मुझे ऐसा लगता है जितनी बातें अभी पूरी तरीके से आ रही हैं, सिर्फ सीटों पर यदि जाकर देखा जाए, क्या वाकई इतनी अच्छी स्थिति में है कि इतने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बात हो रही है, या वाकई महज एक स्लोगन है? और कॉन्फिडेंस तो देखिए, मतलब अब की बार 400 पार की तो आवाज पीछे से आई इतनी जोर से, खड़गे जी भी बोलेंगे 400 पार, मतलब वो भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो कह रहे हैं, मतलब इतना विश्वास पीएम मोदी को। देखो इसलिए बीजेपी कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि जहां तक बीजेपी की है तो देखो चुनाव के नतीजे बताएंगे कितनी सीटें ले पाते हैं। जो गणित है, गणित में देखिए बाकी जो पार्टियां वो कुछ भी कहते हैं, लेकिन बीजेपी अगर किसी ने, जो हमारे मित्र हैं, ये जो विपक्षी पार्टी में बैठे हैं यहाँ पे जो सत्ता में नहीं है,
अगर बीजेपी के हेडक्वार्टर को उन्होंने कभी विजिट किया होगा तो उनसे बड़ी कॉर्पोरेट फर्म होती है, उनसे भी आगे। मैं आपको बता दूं, कहने का मतलब मेरा क्या है कि वहाँ पे हर एक सीट का, देश की जितनी लोकसभा सीट है, लोकसभा सीट के जितने ब्लॉक हैं, 2019 में किस ब्लॉक के किस विधानसभा में कितनी सीटें किसके पास गई थी, कितने वोट किधर गए थे, उन सबका आंकड़ा वहाँ पे लगाया हुआ है। जो बीजेपी की, जो हमारी जो जानकारी, हमारे सूत्रों के अनुसार जो है, जो बीजेपी इस बार में कॉन्फिडेंस निश्चित है कि 350 बीजेपी पार कर गए। इसका कॉन्फिडेंस कहाँ से आया मैं बता दूं, जो हमारी जानकारी के हिसाब से, हमारे सूत्रों के हिसाब से जानकारी है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश, बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, उड़ीसा और जो यूनियन टेरिटरी की 19 सीटें हैं, ये टोटल 258 सीटें हैं। अभी इसमें बीजेपी के पास लगभग 120 के करीब सीटें। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि यहाँ पे 150 से ज्यादा सीट ले ली जाए। बंगाल में बीजेपी अंदर तक काम कर रही है, हम ने बीजेपी की उत्तर प्रदेश में सीटें बढ़ेगी। इसके अलावा बीजेपी की एक रणनीति और है जो भी आने वाले समय में पता चलेगा कि इस बार 2024 का जो चुनाव है, एक महीने में बड़ा अनोखा चुनाव होगा। आजादी के बाद से लेकर के अब तक का जो युवा वोटर है, जिसको पहली बार का वोटर कहते हैं, सबसे बड़ी संख्या में होगा। लगभग 10% टोटल वोटर का अब की बार युवा वोटर है जो पहली बार वोट करेगा। 18 से 19 साल के जो अभी हुए हैं इस साल, वो लगभग 2.5 करोड़ रजिस्टर्ड हुए हैं। और जो 2019 से लेकर अब तक, जो उस समय 18 साल के हो गए थे, वोट नहीं डाल पाए थे, तो 17 साल 17.5 साल के थे, वो अब जो रजिस्टर हुए हैं लगभग 9-10 करोड़ वोटर हैं जो आएंगे। तो बीजेपी की पूरी रणनीति, बीजेपी के जो व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं अलग अलग, उनके तहत उन युवाओं को बार बार टारगेट किया जा रहा है। और देखिए जो रणनीति है बीजेपी की तरफ से, जो यहाँ पे जो चुनावी कैंपेन जो तैयार हो रहा है, उसमें छोटे छोटे वीडियो बनाए जा रहे हैं। जो ईडी की जो कार्रवाई, जहां जहां कार्रवाई हो रही है, जो कैश रिकवर हो रहा है, उस कैश रिकवर करते हुए फोटो के साथ वीडियो बनाई जा रही है। युवाओं को संदेश दिया जा रहा है कि मोदी जी जो है भ्रष्टाचार को बाहर कर रहे हैं, और तुम्हारी जो युवाओं का जो आने वाला भविष्य है, मोदी जी के हाथ में जो मोदी कर्म कर रहे हैं। तो बीजेपी को कॉन्फिडेंस दिखाई कह सकता हूँ, लेकिन क्या नतीजा में आएगा वो तो चुनाव जब 2024 की जो वोटिंग होगी अप्रैल महीने, तब पता चलेगा। लेकिन हाँ, बीजेपी का जो कॉन्फिडेंस है हवा में बिल्कुल नहीं है। हाँ, और ये भी एक चीज मैं आपको बताऊं कि बीजेपी ने भले राम मंदिर को भी चुनावी मुद्दे में रखा हो। पहली बार बीजेपी राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का समारोह आए, तो चुनावी लाभ कर रही है। पहली बार अपनी बार चुनाव में हुआ। इससे पहले बीजेपी ने भले इसका आरोप लगते रहे, राम मंदिर अपनी चुनावी घोषणा पत्र शुरू रखा, लेकिन बीजेपी ने चुनावी लाभ सीधे सीधे कभी नहीं दिखाया। लेकिन अब की बार बीजेपी और जितने भी सहयोगी जो संगठन है, उस सब पूरी ताकत से लगा के काम कर रहे हैं। वो बिल्कुल नहीं है। मैं कहता हूँ, जो मैंने जो आपको आंकड़े बताए कि दोस्तों सीट पर लगभग 70-80 में ले जाना चाहते हैं, बंगाल और ये जो कहते तेलंगाना, यह खास हो सकता है बीजेपी यहाँ पे चौका भी काम कर रही है। यदि 400 के 64 की बात हो रही है या 400 पार की बात हो रही है, सपा का कितना प्रभाव होगा? सपा कितनी मजबूती के साथ अपनी सीटों को कहीं ना कहीं बढ़ाने की बात तो है ही, जो है बरकरार रखनी है, जो है उनको बढ़ाना है। राकेश जी, जो बात की आपने शुरुआत करी कि 400 की बात हो रही, तो ये बातें ही हो रही हैं। और चुनाव के बाद इनके तो बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हमेशा, वो तो कहते थे चुनाव में जुमले बहुत सारे बोल दिए जाते हैं। तो ये वही जुमले हैं, जनता के साथ जो वादे किए जाते हैं 14 में, 19 में और अब 24 में, जो वादे किए जा रहे हैं उन वादों को भुला दिया जाता है और कह दिया जाता है जुमले हैं। तो धरातल पे हम जनता को दे क्या रहे हैं, उस पर बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता तैयार नहीं होता। क्या बेहतर शिक्षा दे रहे हैं, बेहतर रोजगार दे रहे हैं? अभी वरिष्ठ पत्रकार जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी हवा में बिल्कुल भी नहीं है। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, हवा में नहीं है। 24 घंटे चुनावी मोड में रहना और सिर्फ चुनावी मोड में रहना। सरकार भी चुनावी मोड में रहती है, जो उनकी जिम्मेदारी है उस मोड में कभी वो आते नहीं हैं। व्हाट्सएप का उन्होंने जिक्र किया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खोली हुई है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कितना जहर फैलाया जाता है, समाज में कितना जहर फैलाया जाता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से, उस बात के लिए भी मैं उनकी पूरी तरीके से सहमत हूँ। महात्मा गांधी जी को लेकर के, नेहरू जी से लेकर के, अन्य लोगों को लेकर के जब मोदी जी के ऊपर कोई बात कह दे तो प्रधानमंत्री पद का अपमान हो जाता है। लेकिन प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी के बारे में कुछ भी कह दीजिए तो उनका अपमान नहीं होगा। जिनको सबने स्वयं की इच्छा से राष्ट्रपिता बोला हुआ महात्मा गांधी, उनके बारे में कुछ भी बोल दीजिए तो किसी का अपमान नहीं होता, राष्ट्र का अपमान नहीं होता। जबकि देश के बाहर जब भी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं तो वही महात्मा गांधी जी के नाम पे ही इस देश की वाहवाही लूटते हैं और सम्मान पाते हैं। तो ये दोहरा रवैया जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार का है और जो कार्यशैली है, ये बड़ा निम्न स्तर की है। हम बात करें नौजवानों से वोट ले लेंगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से तो ले लेंगे, लेकिन एक्चुअल यूनिवर्सिटी में कब आएंगे? जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट हैं, जो स्कूल से छोड़ रहे हैं पढ़ाई को, जो कॉलेजेस से छोड़ रहे हैं पढ़ाई को, उनकी बेहतर शिक्षा की बात कब होगी? क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट स्कूलों के सहारे ही हमारी सरकार चलेगी? उसकी खुद की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
अभी एक नया नियम लेकर के आए हैं, कोटा का जो एक केंद्र बन गया था कोचिंग इंस्टीट्यूट के 16 साल से कम के बच्चों को आप पढ़ाई कोचिंग में नहीं ला सकते हैं, 12 साल के बच्चों को आप पढ़ाई के लिए कोचिंग में, लेकिन स्कूली लेवल पे बेहतर शिक्षा कैसे होगी उसकी कोई योजना नहीं है, उसके लिए कोई मॉनिटरिंग नहीं है। बच्चों के बढ़ते बोझ, यातायात की जो व्यवस्था है, किस तरीके से बच्चे जाते हैं स्कूल में और कैसे आते हैं, जो हादसे दुर्घटना होते हैं उससे सीखने के लिए, सिखाने के लिए कुछ नहीं है। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं कि जो सरकार की जिम्मेदारी है। आज भी मध्य प्रदेश के राजधानी से चंद किलोमीटर दूर हरदा में एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, उससे भी हम कुछ सीखने को तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश की राजधानी पहले भी भोपाल गैस त्रासदी के नाम से बहुत बड़ा एक हादसा देख चुकी है, लेकिन हमने उससे कुछ सीखा नहीं। ये हादसा वो चीज़ बताती है कि लगातार पुनरावृत्ति हो रही है, चाहे मध्य प्रदेश में पेटलावाद में एक घटना घटी हो जहां लगभग 78 लोगों ने अपनी जान गंवाई हो विस्फोटक से, और सजा के नाम पे मात्र 1600 रुपए का दंड दिलवाया न्यायालय से, और वो 1600 रुपए का भी जो दंड मिला है वो एक थाना प्रभारी को मिला है, किसी कलेक्टर को, किसी एसडीएम को, किसी जनप्रतिनिधि को, किसी व्यक्ति को नहीं मिला है। यहाँ तक कि उसको भी सजा नहीं मिली जिसकी फैक्ट्री थी, सजा मिली तो उस थाना प्रभारी को जो वहाँ पे नौकरी करता है। तो इस तरीके का न्याय मिलेगा। अभी हमने देखा कि जहाँ से मध्य प्रदेश पूरा संचालित होता है, सतपुड़ा भवन में आग लग जाती है तो हमें उस आग बुझाने के लिए हमारे पास कोई उपाय नहीं है। एक बड़ी मशीन तो खरीद ली है लेकिन मशीन को संचालित करने का कोई तरीका हमारे पास नहीं है, तो आग को हम 4-4 दिन तक आग ही बुझा रहे होते हैं। तो हमने सीखा क्या है? कुंभकर्ण की नींद सो जाते हैं, कोई भी हादसा होगा, कोई भी दुर्घटना होगी, उस पर संवेदना व्यक्त करेंगे, बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे करेंगे और फिर सो जाएंगे। लगातार पुनरावृत्तियां हो रही हैं घटनाओं की, दुर्घटनाओं की, चाहे देश के अंदर चीन हमला कर रहा हो, चीन हमारे देश के अंदर आ जाए। विश्व की 8 सबसे बड़ी लड़ाइयों में जो रेजांगला युद्ध माना जाता है, जो रेजांगला स्मारक मेजर शैतान सिंह जी का बना था, उसको तोड़ देता है चीन आकर के, उस पर कब्जा कर लेता है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो सरकार की जिम्मेदारी है उससे दूर भागते हुए हमेशा चुनावी मोड में रहना, चुनावी बातों में रहना, जनता को बरगलाना। अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी को सुन रहे थे, प्रभु राम की बात कर रहे थे, आपने उनसे जब क्रॉस सवाल किया तो वो दूसरी बात करने लगे। और प्रभु राम की शरण में तो जो हम देखते हैं, जो बचपन से हम देखते आए हैं, जब व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है तब प्रभु राम की शरण में जाने की बात करता है, धार्मिक बातें करने लगता है कि जब आप रिटायरमेंट की उम्र आ गई अब आप भजन किया करो, अब आप दूसरे काम मत किया करो। ये हमने बड़े बुजुर्गों को देखा और हमारे यहाँ माहौल यही है। और आखिरी में तो राम नाम सत्य है ही। तो ये जो आखिरी वक्त आ गया है उसमें प्रभु राम को याद करने का काम ही भारतीय जनता पार्टी के पास रह गया और उनकी शरण में ही उनको जाना है, तो वही वो काम कर रहे हैं, वही वो बात कर रहे हैं। लेकिन जो सरकार के रहते हुए जनता को डिलीवर करना है, खुद दावे करते हैं कि हमने 80-85 करोड़ लोगों को राशन दे दिया है, तो आत्मनिर्भर बनाने की बातों का क्या हुआ? अमृतकाल का क्या हुआ? कौन सी ऐसी योजना दे दी कि भाई 80 करोड़ की जगह हमने पैरेलली 80 करोड़ लोगों को हम कुछ अच्छा करके भी दे के पाएंगे? तो ये झूठी बातें करना, जब मोदी सरकार के 2 साल हुए थे तो इतने झूठे बातें, विश्व की दूसरी सीमाओं को दिखा करके बताना कि हमने देश की सीमाएं सुरक्षित कर दी हैं, कोल माइंस दिखाना विदेशों की कि हमारे यहाँ की कोल माइंस हैं, और तो और पश्चिम बंगाल में हमने एक पुल बना दिया है और वो पुल कहाँ का था? वो दूसरी जगह का था। तो इस तरीके सारी बातें क्या 400 पार को रोक पाएंगी? नहीं, देखिए, चुनावी मोड वाले चुनाव की बात करेंगे, हम राजनीति कर रहे हैं जनता के लिए, जनहित की बात कर रहे हैं। हम हार जाएंगे तब भी वही बात करेंगे, हम जीत जाएंगे तब भी हम वही बात करेंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब हारते हैं तो उसी ईवीएम पे किताब छापेंगे, उसी ईवीएम के लिए एक सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसी ईवीएम के लिए एक्सपर्ट लेकर के सड़कों पे घूमेंगे, और लेकिन जब जीत जाएंगे और उस ईवीएम पे सवाल उठाया जाएगा तो वो सारी बातें भूल जाएंगे, दूसरे लोगों को ये कहेंगे कि तुम चुनाव हार रहे हो इसीलिए बातें कर रहे हो। तो ये सारी बातें हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती है उस पर कम से कम कायम रहे, जनता को बेहतर एक अच्छा माहौल दे, एक अच्छा वातावरण दे जिसमें बच्चे पढ़े, हमारी बहनें, हमारी माताएं और बच्चे सुरक्षित रहे, एक अच्छा वातावरण मिले जिसमें भाईचारा बना रहे, जिसके लिए दुनिया में हमारी ख्याति प्राप्त है कि विभिन्न धर्मों के साथ, विभिन्न जातियों के साथ भी हम रहते हैं और सौहार्दपूर्ण तरीके से रहते हैं। ठीक है परमिंदर जी, देखिए मुझे लगता है अब सीटों के आंकड़ों पे 400 पार बात हो रही है। मैं तो अब इस जगह पे आ जाऊंगी, कहाँ कितनी कैसी उम्मीदें हैं, कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा काम करेगा? पंजाब में भी अकेले भारतीय जनता पार्टी जो है बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार है पूरी की पूरी सीटों पर। भाजपा जो है वो एक साइकोलॉजिकल गेम खेलती है, एक परसेप्शन का गेम खेलती है। अगर हम देखें बिहार में तो नीतीश कुमार के आने से भाजपा को कोई खास फायदा होने नहीं वाला।
उन्होंने बस एक परसेप्शन का गेम किया कि जो हमारे इंडिया के सूत्रधार थे, जिन्होंने पूरा शुरू किया था, उनको निकल के उनके पाले में आ गए हैं, तो कि इंडिया गठबंधन खत्म हो गया है। एक आदिवासी चुने हुए, लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री को सरकार जेल में डाल देती है। आज हेमंत सोरेन जब उनके फ्लोर टेस्ट होते हैं, वहाँ से कहते हैं अगर मेरा प्रूव कर दे ईडी कि मैंने गलत काम किया है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो मेरा ऐसा कहना है कि अगर भाजपा इतनी आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर, तो ये हथकंडे अपनाने की ज़रूरत क्या है। आज सर्वोच्च न्यायालय एक टिप्पणी करता है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में कैमरे में सब कुछ कैद हुआ है। एक बताइए, चुनी हुई एक लोकतांत्रिक सरकार जिसके पास बहुमत है, उसको ऐसा करने की ज़रूरत ही क्या थी? क्या वो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीत नहीं सकती? तो मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, कुछ होते हैं फ्लोटिंग वोटर्स, फ्लोटिंग स्टेट्स, कुछ वोट बैंक एनडीए का है, कुछ इंडिया अलायंस का है, पर कुछ फ्लोटिंग वोटर्स है जो कि समय के हिसाब से, हवा के हिसाब से वोट डालते हैं। तो ये जो नारा दिया गया है कि अब की बार 400 पार, उन फ्लोटिंग वोटर्स के लिए एक ऐसा मैसेज देना जनता को कि ऑपोजिशन तो है ही नहीं, हम ही हम हैं। तो नारा ये नहीं है कि अब की बार 400 बार, अब की बार किसी भी तरह से 400 बार, अब की बार हेरा फेरी से 400 बार। अगर 36 वोटों की गिनती में आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपने पेन से कुछ गड़बड़ कर देता है, तो आप सोचिए जब 140 करोड़ जनता वोट डालेगी, तो सबसे पहली, मुझे लगता है राखी जी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है विश्वसनीयता। और सरकार को बहुत संजीदगी से सोचना चाहिए कि उनकी विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। लोकतंत्र, आप कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये कैसी डेमोक्रेसी है जब आप निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं करने देते? इतने सारे लंबित मामले, आप आम आदमी पार्टी को ही देखिए, ईडी के अफसर, उनके ऐसा लगता है उनके पास और कोई काम नहीं है, जिसको देखो जेल में डाल दे, जिसको देखिए छापे पड़ रहे हैं। इतना आसान नहीं है, डगर मुश्किल है पनघट की राखी जी। अगर आसान होती और 400 सीटें अगर आ रही होती, तो भाजपा को इन निम्न स्तर के हथकंडे अपनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, बिल्कुल। चलिए हेमंत जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 400 पार की जो बात हो रही है, ये किस स्ट्रैटेजी के तहत बीजेपी ने कहा या पीएम मोदी ने कहा, या मैं तो ये कह दूं कि क्या 400 की गारंटी जैसा तो नहीं है? इसका जवाब मैं लूंगी, नवीन जी से ही पूछूंगी, वही बताएंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि जो कुछ भी इस देश में हो रहा है, जो भी मुद्दे हैं, जो भी सीटों के समीकरण हैं, सब कुछ जानते हुए कि पूर्वोत्तर में क्या स्थिति है, आप दक्षिण में चले जाइए, वहाँ क्या स्थिति है, उसके बाद भी इतना बड़ा कॉन्फिडेंस। और बार बार देखिए, हर इलेक्शन में, ये लोकसभा भी आ गया हमारे देखते देखते नजदीक, ईवीएम पर सवाल जो है बार बार उठते हैं। तो एक बहुत बड़ा ये सवाल है, तो क्या इस बार ये 400 पार होगा भी यदि, या नहीं होगा, ये जनता तय करेगी आने वाले समय में। लेकिन निश्चित तौर पर मुझे ये लगता है कि ये जो सवाल उठना है, ये कब बंद होंगे? देखिए राखी जी, प्रॉब्लम ये है कि नरेंद्र मोदी देश की नब्ज पहचानने का मादा रखते हैं, और हमारे जो विपक्ष के लोग हैं ना, वो बिल्कुल एक भटकी हुई चाल में चल रहे हैं। आज जब पूरा देश, और पूरा देश ही नहीं, विदेशों में राम की धूम है, राम के नाम की धूम है, राम लला के लिए इतनी लोग तड़प रहे हैं, तब हमारे कांग्रेस के लोग, राहुल गांधी, ये अयोध्या जाना पसंद नहीं करते। हमारे इंडिया गठबंधन के लोग सनातन पर कीचड़ उछालते हैं। अरे भाई, क्यों नहीं आप देश की नब्ज पहचानना चाहते हो? अरे राम क्या नाम कोई शक्ति नहीं है क्या? राम के नाम में आपको कोई दिक्कत है क्या? अरे सुप्रीम कोर्ट में जब आप इनको काल्पनिक बता सकते हो, और उसके बाद भी आपने जब मुंह की खाई, तो अभी भी आप समझने को तैयार नहीं हो क्या? लेकिन नहीं, वो समझने को तैयार नहीं है। आज जब पूरा देश, मैं कई चैनलों पर सुनता हूँ, जिस दिन रामलला की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, मैं सुन रहा था कुछ साधु संतों को, कुछ महिलाओं को, वो कह रहे थे कि मोदी जी भगवान से कम नहीं है। जब देश की जनता मोदी को भगवान के रूप में देख रही है, वो कहते हैं कि साहब, देश की जनता इस भ्रम में नहीं रहे कि मोदी कोई इंसान है, मोदी तो भगवान है। जब देश की जनता का विश्वास इतना प्रगाढ़ हो चुका, तो फिर भी ये लोग क्या समझने को तैयार नहीं है। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथ ही कह रहे थे कि राम नाम सत्य है, राम का नाम तो अंत में लिया जाता है, बुढ़ापे में लिया जाता है, परेशानी में लिया जाता है। अरे भैया, क्या हमारी संस्कृति ने हमको नहीं बताया क्या कि राम का नाम लेंगे तो समस्या ही नहीं आएगी? समस्या आने का आप इंतजार क्यों कर रहे हैं? आप सीधे से पार्टी के विश्लेषण करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक जरूर बन सकते हैं,
लेकिन मैंने जो आसपास होता है ना वही बात बताई है, ये मेरी धारणा नहीं है। अगर आप अपने आसपास नहीं देख पाते हैं तो ये आपकी धारणा हो सकती है। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मुझे बोलने दीजिए। नहीं, आप तो क्या है कि सबके बीच में बोल रहे हो ऐसी बात कि जो विश्लेषण जैसी नहीं लग रही, इसलिए बोलना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा आपको। भाई आप बोलिए, विश्लेषण कीजिए भाजपा का, कांग्रेस का, सपा का, आम आदमी पार्टी का, स्वागत है। आप तो गुणगान कर रहे हो, तो आप विश्लेषण कहां से कर रहे हो? जिस दायित्व में आप बैठे हो, कम से कम उस दायित्व का क्रियान्वयन तो ठीक से कीजिए। स्वागत है, आप हमारी बुराई कीजिए, हम आपका स्वागत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हेमंत जी, आप उस पार्टी को बिलोंग करते हैं जहां एक पुत्र ने पिता को कौन सी राह दिखा दी? आप क्या कौन सी बात है चैनल पर? विश्लेषण हो रहा है, ऐसा लगता है। एक मिनट हेमंत जी, मुझे ये बताइए, ये 400 पार का नारा सही होगा कि नहीं होगा, सक्सेस होगा कि नहीं होगा? क्या दक्षिण से बिना किसी मदद के क्या ये पूरा पार हो पाएगा? राखी जी, ये तो भविष्य बताएगा कि 400 का नारा सही होगा या नहीं होगा, लेकिन हमें ये बातें समझनी तो होंगी ना कि विपक्ष कहाँ जा रहा है। अरे कांग्रेस तो विपक्ष का नाम ही खत्म करने को तैयार हो रही है ना। आज तमाम जो योजनाएं हैं, कांग्रेस ने पूछा कि सब जातिगत जनगणना होनी चाहिए। सभी लोग बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बस एक मोदी जी ने क्या कर दिया कि एक ही जाति है, गरीब जाति, और आज तमाम योजनाएं गरीब जाति को लेकर बन रही है। चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे विश्वकर्मा योजना हो, जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे सखी योजना हो, सखी सही, तो लोग समझना नहीं चाहते। हेमंत तो जी, अगर लोग समझना नहीं चाहते गरीब तो पैदा कैसे हो गए हेमंत जी, जिसके लिए आपको इतनी लाभार्थी योजनाएं बनानी पड़ी? 80 करोड़ जनसंख्या को आपको मुफ्त में राशन बांटना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज गलत हुई होंगी सरकार की कि इतने वो पैदा नरेंद्र मोदी ने 10 साल में कर दिए क्या? आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, वो इतनी आबादी तो गरीबी, आई मीन आप लोग सब आंकड़ों का खेल खेल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई कुछ भी नारा दे दे, लेकिन एक वो 370 यहाँ पर और उसके बाद 400, कुछ तो है इसके पीछे की स्ट्रैटेजी, इसको बहुत गंभीरता से समझना होगा। लेकिन सिर्फ ये कह देंगे कि सब बिल्कुल एकदम से हो जाएगा, तो मैं तो खुद ही कह दूंगी कि ये इतना आसान नहीं होगा। मैं शुरू से अभी तक इतनी देर की चर्चा में यही कह रही हूँ, ये एक 400 वाली 400 पार की बात, ये इतना आसान नहीं है। लगातार डिबेट्स करते करते स्ट्रैटेजी समझ में आती है। गठबंधन को बिल्कुल भी खाली ना समझा जाए, भले वो उस स्थिति में है या उनकी सीटों के जो है, लेकिन अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। वहां से कहां सीटें बढ़नी है, कितनी कम होंगी, वो उस हिसाब से देखेंगे। कैंडिडेट भी तो होगा, ऐसा थोड़ी है कि सबको गेन कर जाएंगे। ठीक है, अब क्योंकि सब लोग बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, नवीन जी सबसे पहले आप रखिए बात, क्योंकि आपसे चर्चा शुरू हुई थी और आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बस थोड़ा जल्दी बोलिएगा। जितने मित्र आपकी बहन हैं, समाजवादी पार्टी के मित्र हैं, कांग्रेस के मित्र हैं, मैं बता दूं कि कोई भी स्टूडेंट जो पढ़ता है वो एग्जाम के समय ये नहीं कहता है कि हमारा 30 मार्क्स आएगा या 35 मार्क्स आएगा। जो स्टूडेंट पढ़ने वाला है, मेहनत करता है और अपने टीचरों के भावना से अपनी पढ़ाई को पूरी किया और 90% अंक का हकदार होता है और पूरी प्रयास करता है। आप पार्टी को बड़ी बहुमत मिली थी और आप पार्टी में जिस ढंग से अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक को गंदगी के रास्ते पर ला करके आज उनके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और उनके संजय सिंह जैसे लोग जिस ढंग से जेल में हैं, सत्येंद्र जैन ने जो कारनामे दिखाए हैं इस देश के सामने, ये देश के सामने कोई छुपी हुई नहीं है, सब कुछ सामने दिख रहा है। जो मंत्री हैं आम आदमी पार्टी के, और ये बिल्कुल देखते जाइए बहन मेरी, देखते जाइए। अरविंद केजरीवाल जी भी 2-4 दिन में जाने वाले हैं। आपने कहा था भी हेमंत सोरेन के बारे में, आप समाजवादी पार्टी के लोग, ममता बनर्जी के पार्टी और आपके लोग आप यही चाहते हैं कि आप चोरी करते रहिए, आप घोटाले करते रहिए, देश को लूटते रहिए और आप लोगों को देश के लोग माला पहनाए। यही परिणाम है कि आज क्या दुर्गति है। दिल्ली में आज इलेक्शन करा ले तो आपका आंकड़ा 5 से ऊपर नहीं जाएगा। 5 दिन के अंदर अरविंद केजरीवाल जेल में जाने वाले हैं। देखते जाइए जो कंडीशन है। और समाजवादी पार्टी के मित्रों का मामला, समाजवादी पार्टी के मित्रों को नहीं पता है इन्हीं के मुलायम सिंह के नेतृत्व में कार्तिकेय जी, मैं आपसे ये संख्या में राम भक्तों की हत्या जिस तरीके से कह रहे थे, मुलायम सिंह यादव नवीन जी बस मैंने देखिए प्लीज पहले बोला था, थोड़ा सा बोलिए। सफाई और मैनपुरी से बाहर नहीं निकल पाई है। मेरा सवाल होने और दीजिए। कांग्रेस के मित्र को मैं बता दूं
कि 55 साल आपने देश में सरकार चलाया है। ठीक है, 55-70 साल पे नहीं जा रहे सर, प्लीज, मुद्दा कुछ और है। बहुत सारा इंडिया गठबंधन की बंगाल के मुख्यमंत्री ये बोल रहे हैं, जिस तरीके से कह रहे थे 40 से ज्यादा सीट नहीं आएगा। सवाल को लेके बात कर रहे थे, तो राखी 370 जी, या इंडिया 400 पार, क्या गठबंधन उसी का जिसने बनाया कॉन्फिडेंस है? आज वही इंडिया गठबंधन को छोड़ के बीजेपी में आ गया है। ममता बनर्जी इनके सबसे मजबूत घटक दल के लोग हैं। राहुल गांधी की यात्रा बंगाल में आती है और ममता बनर्जी कहती है कि 40 सीट कांग्रेस के बल जीत गई। नवीन जी, भाजपा की खासियत है लोगों का ईमान खरीदना पैसों बिल्कुल से। नहीं, मेरी बहन ऐसा नहीं सभी को है। खरीद लेंगे। मनीष सिसोदिया कोई फ्रीडम फाइटर नहीं है, संजय सिंह कोई फ्रीडम फाइटर नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी आज बोले जा रहे हैं शराब घोटाले में एजुकेशन के स्कूल बनाने के नाम पे, दवाई बेचने के नाम पे जो कुकर्म आपकी सरकार ने किया है उसका परिणाम भी देश की जनता देखेगा। और आज अरविंद केजरीवाल जी की स्थिति रही है कोर्ट के सामने जाकर के मोबलर बांध के माफी मांगना, बड़े नेताओं के बारे में बोल देना, जाकर उनसे माफी मांगना। चलिए देखिए, मैं बहुत ज्यादा इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि अभी 2-4 नाम मुझे लेने पड़ेंगे जो बीजेपी में जाके बहुत सगे हो गए, तो मैं मुझे व्यक्तिगत टिप्पणी करना नहीं है, इसलिए प्लीज हम जिस टॉपिक पे हैं उस पे आ जाए। मेरा सवाल कार्तिकी जी से था, उनका जवाब आने दीजिए, करवा दूंगी अब। नवीन जी प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर बार बार। कार्तिकी जी अपनी बात रखिए। देखिए नीलम प्रवक्ता और हमारे राजनीतिक विश्लेषक थे, उन दोनों लोगों को कल सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि खुलेआम दिन दहाड़े लोकतंत्र की हत्या हुई है, तो राम राज में तो लोकतंत्र की हत्या तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। और मेरे राजनीतिक यहाँ पे विश्लेषण भी कह रहे थे कि उन्होंने बताया कि सिर्फ गरीब उनके लिए जाती है। अगले दिन ही उसको पूरा सुनिएगा, अगले दिन वो पहुंचते हैं तेलंगाना, कहते हैं कि मैं ओबीसी हूँ, अब मेरी अगर सरकार बनती है तेलंगाना में जो पहला दलित सीएम दूंगा, ये बोलने वाले यही थे। ओबीसी कर गिनाने वाले प्रधानमंत्री ही हैं, पता कर लिया करिए। और संसद में पहली बार हुआ होगा कि एक प्रधानमंत्री ने खड़े होकर इस करके बोला था कि मैं 11 केंद्रीय मंत्री ओबीसी बना रहे, बोल रहे कौन से प्रधानमंत्री थे। और जो आपने बात कही कि मैंने देख रहा था, मैं राम मंदिर के समय एक संत पुजारी बोल रहे थे, भैया शंकराचार्य के बारे में बोल दो, उन्होंने भी कुछ बोला था ना नरेंद्र मोदी जी के बारे में, उनके बारे में बोल दीजिए। और रामलला की बात करने वाले लोग बिल्कुल है, इस देश में आस्था का अपना सबका पर्सनल मैटर है। लोग सुबह पूजा अर्चना करते हैं, फिर काम में आते हैं। सरकार ने देश के लोगों ने सरकार में और प्रधानमंत्री चुना हुआ है, कोई पुजारी नहीं चुना हुआ है, ठीक है। अगर पूजा करने का शौक है तो आप मंदिर में बैठिए, जिसको मस्जिद में नमाज अदा करने का जो शौक है वो जाके नमाज करे। लेकिन अगर जनता ने आपको चुना है तो जनता के जो मुद्दे हैं उस पर आकर के आपको जवाब देना पड़ेगा, उस पर आपसे आप उठाएंगे प्रश्न पूछा जाएगा, उस पर आप आकर के जवाब देना पड़ेगा। अभी भाजपा के प्रवक्ता कर रहे थे ये लोग फ्रीडम फाइटर थे, तो क्या भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो चाइना में जाकर लड़ाई लड़ रहे हैं क्या इस समय वर्तमान स्थिति में? अरे ऐसा कौन सा राम राज्य राखी जी जिसमें एक महिला को निर्वस्त्र होकर घूमना पड़े, एक बलात्कार की पीड़िता को डीजल और पेट्रोल डाल के जला दिया जाए, देश प्रधानमंत्री के मुंह से शब्द न निकले। बिल्किस बानो के मामले में पूरा गुजरात की सरकार लग करके उसको बचाए, वहां पर जिन्होंने पीड़िता को सताया है, और जाके सुप्रीम कोर्ट बोले कि अरे भैया ये तो आपका मैटर नहीं था। जो सरकार सुप्रीम कोर्ट तक को घुमा सकती है, जनता को कितना गुमराह कर रही होगी। और राखी जी 2019 में उन्होंने चुनाव कैसे जीता था, ये इन्हीं के जो राज्यपाल थे सतपाल मलिक जी, भारतीय जनता पार्टी के अभी भी वर्तमान में भी, उन्होंने इनकी कलई ठोक दी थी। किस तरीके से उन्होंने पुलवामा के जानते हुए पुलवामा की घटना को अंजाम होने दिया, और किस तरीके से उन्होंने पीछे से जो की सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी थी, हमारे शहादत हो गई जवानों की, उन्होंने शहादत के नाम पे वोट पाया था। और भगवान राम के राज्य में, अगर इस हिंदुस्तान में भगवान राम का राज्य है तो प्रत्येक व्यक्ति को जानता है कि कौन कितना सच कह रहा है और किसने कितना पाप किया हुआ है। जिस व्यक्ति के पाप में, जिसके कड़कड़ में पाप घुस गया है, वो सुबह शाम भगवान राम का ही नाम लेगा। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग 2024 से पहले चाहे बजट पूछ लिए, या धन्यवाद अभिभाषण की बात करिए, उससे पहले एक बार भी अपने भगवान राम का नाम इनके मुंह से संसद के अंदर बाहर नहीं सुना होगा। ठीक है, जो भगवान को घुमाकर अब मुझे बीच में रोकना होगा। यश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए, जल्दी से बोलेगा प्लीज। देखिए, जो चर्चा चल रही थी, जिसका जो काम है, जैसा भी हमारे कांग्रेस के साथी ने भी बोला, वो वहाँ काम कर नहीं रहा। अभी राजनीतिक विश्लेषक जी भी जो विश्लेषण करना था, हमारी बुराई करिए ना, खुल के कीजिए, तभी तो हम सुधार कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बुराई सुनने में हमें कोई अब उन्होंने कहा कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो इंडिया गठबंधन से कोई क्यों नहीं गया, कांग्रेस से नहीं गया, सपा से नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जितने हैं, कौन गया था, कोई एक नाम बता दीजिए। लेकिन वो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि आप तो भारतीय जनता पार्टी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ते होंगे, जैसा अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा, तो वही मैसेजेस पढ़ करके आप काम चला रहे हैं और यहाँ विश्लेषण करना चाहते हैं आप उन्हीं सब चीजों पे। तो विश्लेषण कीजिए इस बात पे कि अगर इंडिया गठबंधन से कोई नहीं गया तो भारतीय जनता पार्टी का कौन नेता गया और कितने लोगों को अंदर जाने दिया,
क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग वहां थे, आरएसएस प्रमुख की वहां क्या योगदान था जो वहां पे थे। अगर प्रधानमंत्री थे, देश के प्रधानमंत्री होने के नाते, राज्यपाल थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते योगी जी थे, तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का क्या काम था वहां पे? फिर और संगठन के लोग क्यों नहीं थे वहां पे? तो ये सवाल आपको विश्लेषण के रूप में करने चाहिए थे। अब बात जो मैंने बात उठाई थी, अगर आपने सुनी थी, तो वो जो झूठ परोस रही है भारतीय जनता पार्टी, जो जनता के सामने विदेशों की फोटो ला रही है, आपने 80 करोड़ जनता की जो मैंने बात की थी राशन की, उस पर कोई बात नहीं करी। शिक्षा पे आपने कोई बात नहीं करी। भुखमरी में हम विश्व प्रसिद्ध हुए जा रहे हैं, उस पर आप कोई बात नहीं करेंगे। कुपोषण में हम विश्व प्रसिद्ध हुए जा रहे हैं, उस पर आप कोई बात नहीं करेंगे। आपका काम, हमारा काम, सबका ये काम है सरकार को बेहतर सुझाव दे, जो गलतियां हो रही हैं उनको बताएं, और सरकार की जिम्मेदारी है कि उन चीजों में सुधार करें। लेकिन यहां आरोप प्रत्यारोप की बात हो रही, वही भारतीय जनता पार्टी के साथी भी कर रहे हैं, और हमारे राजनीतिक विश्लेषण ने ये किया तो मुझे सीधे टोकना पड़ा। मैं अपनी राजनीतिक पार्टी के रूप में ये जिम्मेदारी समझता हूं कि अगर हम चुनाव हार रहे हैं या हम राजनीति कर रहे हैं, तो सरकार को समय समय पर जनता की बातों से अवगत कराएं और सरकार उस पर सुधार करे। नहीं सुधार करती है तो हमें विरोध करना, और ये विरोध हम कर रहे हैं। देखिए, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से साफ हो चुकी है कि 400 पार की जो बात हो रही है वो कैसे सफल होगी। ये अब यहाँ पर बैठकर कुछ भी कह दें, अपने अपना पार्टी का पक्ष रखना है, लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं है। ये बात बिल्कुल अच्छे से समझनी होगी। सीटों के जो समीकरण है, सबकी अपनी स्ट्रैटेजी है। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, आप पूर्वोत्तर से चलिए, ठीक है, आप वहां पे कुछ चीजों में स्थिति में बेहतर कर सकते हैं, लेकिन दक्षिण पर आपकी नजर है और इतना आसान वहां नहीं होगा, और बिना उसके तो ये 400 हो ही नहीं सकता। तो कैसे इतनी बड़ी बात कह देते हैं? क्या ठीक है, यदि कुछ आंकलन किया है, कोई प्लानिंग कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गठबंधन के लिए भी एक बड़ा, मुझे लगता है, एक मैसेज होगा कि इस 400 पार को कैसे रोकना है। और ये रोकना तो छोड़िए, आप अपनी संख्या को कितना ले जाकर एक मजबूती के साथ इस इलेक्शन में होते हैं और अपनी ताकत दिखाते हैं, ये भी एक बड़ी बड़ी चुनौती होगी। और समय भी हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, 400 के चौसर की बात हो रही है, मोदी के असर की बात हो रही है, लेकिन सवाल है ये असर किसका है, इसमें कौन ज्यादा प्रभावी होगा, और जनता सबसे बड़ी निर्णायक होती है। देखिए, मुद्दे बहुत प्रभावित होते हैं, तो निश्चित तौर पर किसी एक बात को लेकर तो आप ये 400 के चीज को पार नहीं कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि गठबंधन जो है उसके लिए भी महत्वपूर्ण बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो वो रख के चल रहा है। अब उस ताकत को, एकता को बनाकर रखने की जरूरत है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।